हमने पढ़ लिया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, ये दो चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद हमें दो और बचे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये दो और हैं। तो आज ये दोनों हम खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आपका इस यूनिट में एक टॉपिक और बचेगा, वो है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस को फास्ट लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस विद इन द टाइम कंप्लीट हो पाए, क्योंकि 16 अगस्त तक मोस्टली हमारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपके डाउट्स हैं वो आपका भले ही रह जाएं 16 के बाद, जिसमें आप 10-12 दिन जो भी आपके लेक्चर होंगे, 6 लेक्चर मिलेंगे मेरे ख्याल से, उसी में अगर कवर कर पाएंगे या फिर डाउट क्लियरेंस जो भी होगा उसमें हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को निकालने के लिए हमें एक तो निकालेंगे हम विदाउट ग्रोथ इन डिविडेंड, जब डिविडेंड में ग्रोथ ना हो, एक जब डिविडेंड में ग्रोथ हो। ठीक, तो जब डिविडेंड में ग्रोथ नहीं होगी तब दो कंडीशन होगी। डिविडेंड में ग्रोथ कब नहीं होगी? जब नई इक्विटी इशू की हो और जब ऑलरेडी इक्विटी इशू की जा चुकी हो। और सेम यही कंडीशन आपकी जब ग्रोथ होगी डिविडेंड में तब, जब नई इक्विटी इशू की हो तब उसमें डिविडेंड में ग्रोथ, और जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी है उसमें डिविडेंड में ग्रोथ। तो इसका जो है हम कैलकुलेशंस करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के। इसको बोलते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को हम जो है इसमें जो अप्रोचेज इस्तेमाल होंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए वो कहलाएगा डिविडेंड प्राइस अप्रोच। इसमें जब डिविडेंड में ग्रोथ होगी तब और जब डिविडेंड में ग्रोथ नहीं होगी तब, दोनों में दो दो कंडीशन, एक जब न्यू इक्विटी इसी होगी और एक जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी होगी। तो इसको हम पहले से लेकर के चलते हैं। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, जब आपका डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है और न्यू इक्विटी इशू हुई है, जब आपका डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है और न्यू इक्विटी इशू हुई है, तब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है डिविडेंड गिवन डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। डिविडेंड गिवन डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। तो देखिए डी अपॉन एनपी, हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूले में जो सिंबल पर बताइए, सिंबल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं के, कहीं के ई, इस तरह से सब इस्तेमाल हुए हैं। जैसे प्रेफरेंस कैपिटल में केपी इस्तेमाल कर लेते हैं और कॉस्ट ऑफ डेब्ट में हम केडी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है और न्यू इक्विटी इशू हुई है। चलिए देखते हैं। अ कंपनी ऑफर्स द पब्लिक सब्सक्रिप्शन द शेयर्स ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम। प्रीमियम है 10%। प्रीमियम का मतलब आपको एक्स्ट्रा पे करना है। द कमीशन कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 5%। जो कंपनी की कमीशन कॉस्ट है वो 5% है। द डिविडेंड रेट इज 20%। जो डिविडेंड रेट है वो है आपका 20%। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए डिविडेंड रेट कितना है? 20%। ठीक, तो अब इस 20% में से हम कितना दे रहे हैं? 10 रुपए का हमारे पास है प्राइस, हमारे पास प्राइस है 10 रुपए की, उसमें से हम 20% डिविडेंड दे रहे हैं। तो हमारे पास डिविडेंड कितना हो गया? 10 का 20% 2, 10 का 20% 2। हमारे पास नेट प्रोसीड कितनी है? नेट प्रोसीड हमारे पास यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ये रहा। द कमीशन कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट कितनी है? 5%। कमीशन कॉस्ट 5% और उसमें से प्रीमियम 10 का 10%, 10 का 10% एक हो गया। तो टोटल नेट प्रोसीड कितना हुआ? 10 का 10% प्लस 10, नेट प्रोसीड हो गया आपका 11। 11 में से आपको 5% कमीशन देना है। नाउ यू हैव टू पे कमीशन ऑफ 5%। तो 11 में से 5% निकाल दीजिए तो बचेगा आपका 10.45। 10.45। तो आपके पास आ गया नेट प्रोसीड दैट इज 10.45 और
आपका जो डिविडेंड है वो आ गया 2। अब देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला डी अपॉन एनपी इंटू 100। 100 यहाँ पर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, नहीं तो अगर बाद में भी आप चाहे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 2 डिवाइडेड बाई 10.45, 2 डिवाइडेड बाई 10.45 आ जाएगा हमारे पास 19। मैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर रख लेता हूँ जिससे हम लोग कैलकुलेट भी करते जाएंगे कि जो इसमें दिया है ये सही दिया है कि नहीं दिया। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 2 आपको डिवाइडेड बाई 10.45, 10.45 मुझे लगता है स्क्रीन पूरी शेयर नहीं हुई है। हाँ ये आया है 0.191, ये आया है 0.191। ठीक, तो 19.1, तो हम इसका सीधा राउंड ऑफ फिगर में लिख देते हैं, दैट इज 19%। हमने इसको जो राउंड ऑफ है वो लिख दिया है 19%। इसका आएगा 0.1913875, इस तरह करके आएगा 0.1913875। उसमें जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 19.13। तो हमने इसको राउंड ऑफ 19% लिख दिया है। तो अब ये जो आपका निकला है ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आपका न्यू इक्विटी इशू की है और उसमें डिविडेंड में ग्रोथ नहीं हुई, डिविडेंड में ग्रोथ नहीं हुई। अच्छा तो इसको पहले इसको एक का मतलब समझा दें तो आगे बाकी आप लोग समझते रहेंगे कैसे। जब कोई कंपनी इशू करती है उसमें जो डिविडेंड उसका रहता है फिक्स, डिविडेंड वो बढ़ा करके नहीं देती, वो तो जो है उसको बोलते हैं डिविडेंड में ग्रोथ नहीं हुई। ठीक, नेट प्रोसीड का मतलब होता है, जो प्रीमियम का मतलब होता है जो आपके शेयर की कीमत है, जो आपके शेयर की कीमत है, क्योंकि आपका शेयर एक प्रीमियम शेयर है, आपका प्रीमियम शेयर है, तो उसमें क्या होता है लोग एक्स्ट्रा पैसा देकर के खरीदते हैं, प्रीमियम में एक्स्ट्रा पैसा देकर के खरीदते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स जानते हैं कि इसकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो प्रीमियम लगा करके बिकता है वो। तो यहाँ पर प्रीमियम 10% है, ये प्रीमियम 10% है। तो प्रीमियम और जो उसकी पार वैल्यू है उसको मिला करके बनता है आपका नेट प्रोसीड। तो 10 + 10 का 10%, दैट इज 11। तो इस तरह से आपका ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आया है जबकि न्यू इक्विटी इशू हुई है विदाउट ग्रोथ इन डिविडेंड। अब इसी का दूसरा देखते हैं, जब एग्जिस्टिंग शेयर हो, जब आपके शेयर एग्जिस्टिंग हो, जब एग्जिस्टिंग शेयर, जब न्यू इक्विटी इशू होती है तब आपका फेस वैल्यू होती है, आपकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू आप जो भी बोलते हैं, जब जिस रेट पर शेयर इशू किया जाता है। एग्जिस्टिंग शेयर क्या होगा, एग्जिस्टिंग का होगा कि वो पहले इशू हो चुका है, अब इस समय उसकी मार्केट में कितनी कीमत चल रही है, अब इस समय मार्केट में उसकी कितनी कीमत चल रही है, ये होता है। मान लीजिए आपका 10 रुपए का शेयर था, अब इस समय जो चल रहा है उसकी प्राइस बढ़ गई है, वो 15 रुपए का हो गया है, उसकी प्राइस 15 रुपए की हो गई है। तो ये जो आपका हम इसमें निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, हम अपने इक्विटी मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये है एक कंपनी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10, मतलब कि ये है उसकी ओरिजिनल वैल्यू, है जो मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15। इस समय उसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपए की। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी पेड इज 20%, जो डिविडेंड है उसको 20% पे करना है। डिविडेंड किस पर पे कर रही है, वो जो फेस वैल्यू है उस पर, ठीक है ना। नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। तो डिविडेंड कितना दिया, 10 का 20%, 2, इस समय शेयर की मार्केट प्राइस 15, तो 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 0.133, 0.133।
तो इसका मतलब 13.3% जो इसका आपको रिटर्न मिल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, जब आपकी डिविडेंड में ग्रोथ नहीं हुई है और आपके शेयर एग्जिस्टिंग है, उसमें मिल रहा है 13.33। ठीक, अब आते हैं जब आपकी ग्रोथ हो रही है, जब आपकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ में भी दो कंडीशन, एक तो जब आपने इक्विटी इश्यू की है न्यू वाली, और एक जब आपकी एग्जिस्टिंग हो। तो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ, प्लस ग्रोथ यहां पर है। ठीक, तो आपका यहां पर अब ग्रोथ जो आएगी वो ऐड हो जाएगी किसमें, जो आपका पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकली थी उसमें हम ग्रोथ को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, चलिए ये एग्जाम्पल दिया है, ए कंपनी इशूज न्यू इक्विटी विद ईच शेयर एट ₹150, उसकी शेयर की कीमत है 150। द अंडर राइटिंग कॉस्ट इज 2%, मतलब उसकी अंडर राइटिंग कॉस्ट हो गई 2%, ये कम हो जाएगी। फॉलोइंग इज द डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, अब कंपनी ने डिविडेंड किस किस साल में कितना कितना दिया है वो नीचे दिया हुआ है। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ द न्यू शेयर इज ₹14.10, जो डिविडेंड देने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है नए शेयर पर वो है ₹14.10। अब हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट ईयर में क्या है, हमारे पास डिविडेंड जो पे किया गया है शेयर होल्डर्स को वो दिया हुआ है। 1994 में 10.50, 1995 में 11, 1996 में 12.50, 1997 में 12.75 और 1998 में 13.40। अब हमें क्या निकालना है, इसमें ग्रोथ निकालनी है, हमें इसकी ग्रोथ निकालनी है। ठीक, नाउ डिविडेंड प्राइस अप्रोच, तो इसमें जब ग्रोथ हो रही है न्यू के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो है आपका 14.10, डिविडेंड आपका 14.10। ठीक, और यहां पर अंडर राइटिंग कॉस्ट है 2%, कंपनी का शेयर 150 है, जो अंडर राइटिंग कॉस्ट 2%, ये 2% आपका कम हो जाएगा, 150 में 2% कम हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि आपको कितने में 98% में मिलेगा, 98% में। आप चाहे तो इस तरह सुनिए 150 का 2% निकाल करके इसको घटा सकते हैं, तो कितना लगभग 3 के आसपास घट जाएगा आपका, या तो फिर 150 का आप 98% निकाल लीजिए, तो देखिए 3 यहाँ पर घट गया, ये 147 आ गया, क्योंकि 3 रुपए आपकी अंडर राइटिंग कॉस्ट लगी हुई है। ठीक, नाउ जी एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टेबल। अब देखिए ये जो आपकी ग्रोथ दी हुई है, जो आपकी ग्रोथ दी हुई है हम टेबल से निकालेंगे, हम टेबल से निकालेंगे, हमारे पास एक टेबल होती है तो उससे हम निकाल सकते हैं, या तो फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हमारे पास हमारे पास जो फार्मूला है उसमें क्या है, जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास वैल्यू है उसमें जितने साल का होता है उसमें उसके पावर की हम उसमें चढ़ा देते हैं, पावर चढ़ा करके उसको निकाल, आप सीधा सीधा ये देखिएगा कि उसको टेबल से आप निकाल लेंगे। अगर आपको एग्जाम में टेबल नहीं दी है तो आप टेबल के लिए मांग कर सकते हैं, या तो फिर इसकी ब्रैकेट में वैल्यू दी होगी, या तो फिर इसमें ब्रैकेट में वैल्यू दी होती है। ठीक, तो 4 साल में जो डिविडेंड ग्रोथ है 10.50 के इन्वेस्टमेंट पर, उसमें हमारे पास देखिए 1994 में थी 10.50 और 1998 में 13.10 और जो एक्सपेक्टेड है वो कितनी है 14.10, हमारे पास वो है 14.10। तो 1900 जब हमने चालू किया था तब कितना था
10.50, तो 94 to 95 एक, 96 दो, 97 तीन, 98 चार, 4 साल का हुआ है। तो इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, आप यहां से देखिए ये लिखा हुआ है 10.50, तो इनिशियल से वहां से लिया, अब ग्रोथ वहां से वहां तक कितनी हुई, 1 प्लस जी और इसकी होल पावर 4, इसकी होल पावर 4, दैट इज इक्वल टू, हम कितना दे रहे हैं 13.40, जो लास्ट में आपका सबसे आया कितना है 13.50, ये देखिए 4 साल में कितनी ग्रोथ हुई 13.50, आप टेबल में देखिएगा, ठीक। तो 1 प्लस जी की पावर 4 इक्वल टू 13.40 डिवाइडेड बाई 10.50। अब यहाँ पर आपको जो ये कैलकुलेट जी लिखा है, इसको निकालने के लिए आपको लॉगरिथम का सहारा लेना पड़ता है। लॉग का, जब दोनों साइड का लॉग लेंगे कि 4 log 1 प्लस जी आ जाएगा 13.40 डिवाइडेड बाई 10.50, फिर इसका एंटी लॉग लेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी, आपका जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर लिखा है डिवाइड द लेटेस्ट डिविडेंड बाय द फर्स्ट डिविडेंड, और इसको सबसे अच्छा निकालने का तरीका है कि जो आपका लेटेस्ट डिविडेंड है, लेटेस्ट कितना है 14.10 का, जो आप पे कर रहे हैं, ठीक, और जो आपका सबसे पहले था, जो आपका सबसे पहले था उससे डिवाइड कर दीजिए। लुक इन द कंपाउंड वैल्यू टेबल फॉर 4-year रो फॉर द एबव कैलकुलेटेड फैक्टर टू 20। अब जो आपको कंपाउंड वैल्यू टेबल है, आप उसमें से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम बोथ वेज जी इज 6%, दोनों तरीके से आप निकालेंगे तो जी की वैल्यू आ रही है कितनी 6%। इसको जरा मैं थोड़ा सा एक और कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। हमारे पास है 10.50 और हम दे रहे हैं अभी 14 मैं इसको थोड़ा और आसान करने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं खुद बना करके देख लेता हूं जरा, जो इन्होंने बोला है। इसमें हमारे पास है कितना 14.10, ठीक। तो 14.10 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 14.10 डिवाइडेड बाई 10.50, यह आया 1.3, तो लगभग 13% के आसपास, 13.42 इस तरह से आ रहा है ये 13.42, ठीक। चलिए, तो हम इसको टेबल से देख रहे हैं, तो हमारे पास दोनों तरीके से वैल्यू आ रही है। हमें इसको क्या करना है, जैसे 1.3 1.3 1.3 इस तरह से दो आप निकालेंगे, तो हर साल के लिए निकाल लेंगे, आप हर साल के लिए निकालते चले जाएंगे, तो आपका लगभग कितना 1.5 ऐसे कुछ आएगा, तो वो आपका 6% के आसपास टोटल आ जाएगा, आपका टोटल जो है 6% आ जाएगा। या तो आप सीधा डायरेक्ट टेबल से देखेंगे तो आपको ये 6% आपको ये मिल जाएगा। तो अब इसको हम फार्मूले में रख देते हैं। हमारे पास जो डिविडेंड पेड है लेटेस्ट में कितना 14.10 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, तो 2% के क्या था अंडरराइट कर, तो कितना आ जाएगा 147 प्लस हमारे पास 6% का ग्रोथ है, तो इसको हम लिख देते हैं 0.06, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहां से आएगा हमारे पास 15 लगभग समथिंग कुछ 15 आएगा, तो उसमें से हम 0.06 का मतलब कि 6 और जोड़ देंगे, तो हमारे पास 15.6% आ जाएगा, हमारे पास 15.6% आ जाएगा। ये क्या है, जब आपका ग्रोथ हो रही है डिविडेंड की न्यू इक्विटी शेयर पर, ठीक है ना, ये आपकी न्यू इक्विटी शेयर इशू की गई है और डिविडेंड में ग्रोथ हो रही है, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल देंगे। नाउ अब इसी का एग्जिस्टिंग के लिए निकालते हैं इसी का एग्जिस्टिंग के लिए निकालते हैं। तो जहां पर हमने नेट प्रोसीड लिखा था, जो नेट प्रोसीड लिखा था वहां पर अब चूंकि एग्जिस्टिंग है तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी, जो आपका शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू हम लिख देंगे। तो देखिए एग्जांपल लेकर के देखते हैं। आई हैव
अ कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹20, 20 रुपए की इसकी मार्केट शेयर प्राइस है। द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर, 1 रुपए पर शेयर का वो डिविडेंड पे कर रही है। द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट ए ग्रोथ रेट ऑफ 5% पर ईयर, 5% का ग्रोथ रेट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो देखिए के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिविडेंड पेड कितना 1, मार्केट प्राइस कितनी 20, तो 1/20, 1/20 मतलब कितना हो गया 1/20, ये हो गया 0.05, 0.05 प्लस ग्रोथ कितनी है 5%, तो ये भी कितनी है हमारे पास 0.05, तो 0.05 कितना हो गया 0.10, 0.10, 100 का मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 10%। ये देखिए नीचे लिखा है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये है आपका 10%। ठीक, तो इस तरह से जब आपका एग्जिस्टिंग इक्विटी हो तब आप विद ग्रोथ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग वो होती है जब कंपनी ह्यूज प्रॉफिट गेन करती है। जब कंपनी ह्यूज प्रॉफिट गेन करती है तो वो क्या करती है, कुछ पार्ट तो हो सकता है डिविडेंड में पे कर दे या हो सकता है कि ना भी पे करे, वो अपने फ्यूचर इस्तेमाल के लिए उस प्रॉफिट को रिटेन कर लेती है, मतलब कि अपने पास रख लेती है, तो वो कहलाती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग। ठीक, अब इसको निकालते कैसे हैं? द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। वो नेट प्रॉफिट जो टैक्स के बाद कंपनी के पास बचता है और उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो अर्निंग जो टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो उसके पास नेट प्रॉफिट बचता है और कंपनी ने उसको अपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो कहलाता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। नाउ सच अर्निंग्स आर यूज्ड बाय द कंपनी फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। जो भविष्य में अगर उसको कुछ ग्रो करना है या कंपनी को एक्सपेंड करना है या फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए वो कंपनी उसको रिटेन कर लेती है। Some people think that these earnings are free of cost and does not cost anything to the company, which is absolutely wrong. बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब उस प्रॉफिट को रिटेन करके रख लेती है तो उसमें उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, में उसकी कॉस्ट कोई नहीं लगती या उससे कोई इनकम नहीं होती। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ठीक, because if these earnings were given to the shareholders then they would have invested them somewhere and in turn have earned on that investment। अब मान लीजिए अगर उस अर्निंग को हमने शेयर होल्डर्स में दे दिया होता, हमने शेयर होल्डर्स में दे दिया होता तो वो क्या करते, वो उसको और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते थे या दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते, तो उससे क्या होता उनको और भी अर्निंग हो सकती थी। ठीक है ना, तो जैसे लोगों का ये सोचना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है, तो ये गलत है। दस द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज द अर्निंग sacrificed or the opportunity lost by the investors if they were given the earnings retained by the company। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस या अर्निंग को सैक्रिफाइस करना, मतलब कि जो आप अर्निंग के कुछ चांसेस थे, आपने जो अर्निंग के चांसेस थे आपने उसको गंवा दिया है। अगर आपके पास जो प्रॉफिट आपने रिटेन कर लिया है अगर शेयर होल्डर्स के पास होता तो वो उसको इन्वेस्ट करके अपनी अर्निंग कर सकते थे, उसकी अर्निंग कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि कंपनी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो उनको जो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है वो उन्होंने गंवा दी, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस बाय द इन्वेस्टर्स, जो कंपनी ने उनको न अर्निंग न दे करके रिटेन कर ली। ठीक, तो अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखते हैं उसका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन रिटेन्ड अर्निंग, द मनी रिटेन्ड बाय द कंपनी इज नॉट इक्वल टू दैट गिवन टू द इन्वेस्टर। अब
जो कंपनी रिटेन करती है, जो कंपनी प्रॉफिट रिटेन करती है, वो उसके बराबर नहीं होती है जो कि इन्वेस्टर्स को दी जाती है, इन्वेस्टर्स को दी जाती है। इन्वेस्टर्स पे टैक्स ऑन द मनी गिवन एज डिविडेंड। जो इन्वेस्टर्स को मिलता है वो क्या होता है, वो टैक्स पे करने के बाद जो डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। जो जो मनी हम इन्वेस्टर्स को देते हैं क्या होता है, उसमें उनको टैक्स पे करने होते हैं, उसमें टैक्स हम पे करते हैं। ठीक, दे आल्सो इनकर ब्रोकरेज कॉस्ट ऑन मेकिंग एडजस्टमेंट, और उसमें ब्रोकरेज कॉस्ट भी लगी होती है। उसमें जब हम एडजस्ट करते हैं ना, जैसे आप कभी अगर शेयर खरीदते हैं तो आप ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्रोकरेज अपना चार्जेस लेते हैं, जो ब्रोकर होते हैं वो अपने चार्जेस लेते हैं, तो उसमें ब्रोकरेज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। नाउ दिस मीन्स इफ द कंपनी हैज 50,000 रुपीज एज रिटेन अर्निंग, मान लीजिए कि कंपनी ने 50,000 रुपए रिटेन अर्निंग के तौर पर रख लिए, and it decides to give it to the investors, then the investor will have less than 50,000। अब माने, अब अगर अगर इसने इन्वेस्टर्स को जो पैसा देना था उसमें से 50,000 इन्वेस्ट कर लिया, तो अब इन्वेस्टर्स को क्या 50,000 उतना कम मिलेगा, इन्वेस्टर्स को 50,000 कम मिलेगा। टू इन्वेस्ट वाइल द कंपनी विल हैव ₹50,000 टू इन्वेस्ट, जो कि कंपनी को 50,000 इन्वेस्ट करने थे, अब वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एबीसी लिमिटेड इज अर्निंग ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर annum। वो ये कंपनी है एबीसी, उसने एक साल में 50,000 का नेट प्रॉफिट अर्न किया। द शेयर होल्डर्स रिक्वायर ए रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 10% की रिटर्न का एक्सपेक्ट किया है। नाउ it is expected that the retained earning, it is expected that the retained earning, if distributed among the shareholders, can be invested in a security of similar type carrying a rate of return 10% per annum। यहाँ पर क्या करें कि यदि ये माना जा रहा है कि जो रिटेन्ड अर्निंग, दैट द रिटेन्ड अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट, अगर बांटी जाती, अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाती, देखो अभी की नहीं गई है, अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाती तो शेयर होल्डर उसको उसी तरह के दूसरे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते जहां से उनको 10% का रिटर्न मिलता, जहां से उनको 10% का रिटर्न मिलता। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पर यह है कि जो अर्निंग उन्होंने रिटेन कर ली है कंपनी ने, तो ये माना जा रहा है कि अगर उन्होंने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता तो वो उसको इन्वेस्ट करके 10% का रिटर्न ले सकते थे। नाउ it is further expected that the shareholders will incur a brokerage cost of 2% on the dividend received to make the new investment। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब अगर वो न्यू उसमें इक्विटी में इन्वेस्ट करते दूसरे वाले में, तो उसमें उनको डिविडेंड मिल रहा है उसका 2% ब्रोकरेज कॉस्ट देना पड़ता है। जो नए इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो उनको डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसका 2% वो लोगों को ब्रोकरेज कॉस्ट के रूप में देना पड़ता। नाउ द शेयर होल्डर्स आर इन द टैक्स ब्रैकेट, नाउ द शेयर होल्डर्स आर इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30%। अब जो है, अब क्या है, अब शेयर होल्डर्स 30% के टैक्स ब्रैकेट में, 30% उनको टैक्स पे करना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द कंपनी। अब जो कंपनी की रिटेन अर्निंग की कॉस्ट है हमें वो निकालनी है। तो सॉल्यूशन, in order to calculate the cost of retained earning, we should first calculate the net dividend available to the shareholders, net of tax and other costs। अब हमें क्या देखना है कि शेयर होल्डर्स के पास नेट कितना डिविडेंड मिलना है, नेट कितना डिविडेंड मिला है, जबकि उन्होंने टैक्स और जो ब्रोकरेज कॉस्ट सब ये है उनको पे कर दिया। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड गिवन कितना 50,000, ये रिटेन अर्निंग है जिस पर उनको डिविडेंड देना था।
डिविडेंड देना था कितना, 50,000 का, 50 रिटर्न किया था ना, वही चीज़ है ये, ठीक। अब इसमें से 30% का आपको टैक्स लगा, 30% का टैक्स लगा, तो 50%, 50,000 का 30% हो गया 15,000, 15,000 का आपने टैक्स पे कर दिया। तो आफ्टर टैक्स पेड आपके पास कितना बचा डिविडेंड, 35,000, 50,000 में 35,000 घटा दिए, 15,000 घटा दिए, तो आपके 35,000 ये बच गया टैक्स पे करने के बाद। इसमें आपको अभी 2% का ब्रोकरेज कॉस्ट देनी है, 2% की ब्रोकरेज कॉस्ट देनी है। तो 35,000 का 2% कितना हो गया, 700, ठीक। तो ये आप घटा देंगे 35,000 में, तो आपका आ जाएगा 34,300। जो न्यू डिविडेंड अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए वो कितना है, 34,300। नाउ मनी, अब देखिएगा, नाउ द अवेलेबल मनी इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर इज रुपीज 34,300 एक्सपेक्टेड अर्निंग, 10% ऑफ रुपीज 34,300। अब ये कहा जा रहा है कि उसमें ये माना गया था कि जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो 10% की, वो 10% की अर्निंग हमने मानी थी। तो देखिए जो हमारे पास अवेलेबल मनी है, जो हमारे पास अवेलेबल मनी है उसका एक्सपेक्टेड मतलब कि 10% कितना हुआ, 3,430, 3,430। नाउ तो ये तो हमारे पास आ गया ये एक्सपेक्टेड अर्निंग का। नाउ 10, द expectation of the investor is to earn rupees 3,430 from the retained earning, which in other words mean if the money is not distributed to the shareholder, the company need to earn rupees 3,430 but on 50,000। अब इसमें ये माना जा रहा है कि देखिए, जस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स का क्या माना था, उनकी उम्मीद थी कि जो रिटेन अर्निंग है उससे उनको इतना 3,430 रुपए अर्न कर सकते थे, जिसका दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ उसमें उनको 3,430 की अर्निंग हो सकती थी। अब क्या है, जो कंपनी है, जब कंपनी को इस पैसे को और अर्न करना है, कंपनी को इस पैसे को और अर्न करना है, क्यों, क्योंकि इसमें इतनी कॉस्ट, इतना उनका लॉस के चांसेस हैं, इसमें ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह, मान लीजिए अपॉर्चुनिटी लॉस है, तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिटेंड अर्निंग के आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,430 डिवाइडेड बाई 50,000। क्यों, क्योंकि 50,000 में आपकी ये अर्निंग एक्सपेक्टेड थी, ये नहीं हो पाई, तो इसकी हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो कितनी आ गई, 3,430 डिवाइडेड बाई 50,000, तो इट विल बिकम 6.86%, 6.86%। जनरल फार्मूले में अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंटू 1 माइनस टी टैक्स और 1 माइनस बी ब्रोकरेज, जो आपके ये ब्रोकरेज है वो लगी, ठीक। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं, हमारे पास है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, एक्चुअली जब कंपनी, हमने अभी जितनी भी चीजें बताई, जितनी भी चीजें बताई, क्या क्या हम बता चुके, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। जब कंपनी कभी भी कैपिटल रेज करती है, जब कंपनी कभी भी कैपिटल रेज करती है तो केवल एक चीज नहीं करती, एक चीज नहीं करती, वो सभी चीजें करती है, वो सभी चीजें करती हैं। तो उसमें से किसको कितना वेट है, किसका कितना वेट मतलब कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें, ये हमें इससे निकालना होता है। इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ठीक, ये सिंपल लैंग्वेज में था, अब इसको जरा समझ लीजिए। द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट। The company capital of the company consists of various components. Thus, the company wants to calculate the total cost of the capital. अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग निकाल रहे थे। हमने अलग अलग क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल निकाला, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाली। अब हमें क्या है कि ये जितने सारे कंपोनेंट्स हैं हमें इनका टोटल निकालना है, हमें इनका टोटल निकालना है। दिस टोटल ओवरऑल और द टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेट्स ऑफ ईच कंपोनेंट ऑन द टोटल कैपिटल। क्या कैसे हम कहेंगे कि हर कंपोनेंट का मतलब यही जो हम बता रहे हैं चारों, इसमें से कितना किसका कितना वेट, वेट का मतलब कंट्रीब्यूशन कितना कितना परसेंट है या कितना कितना पार्ट इनका है। ठीक, तो thus the total cost of the capital is also called the weighted cost of capital। तो ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगी है इसी को बोलते हैं वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कैपिटल्स कंपोनेंट लाइक कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा। असाइन वेट्स टू ईच कंपोनेंट। पहले सबके अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लीजिए, फिर इसके बाद उनका वेट निकाल लीजिए और सबको टोटल कर दीजिए, सबको टोटल कर दीजिए तो वो आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके, इसको कैलकुलेट करने का तरीका, एक होता है बुक वैल्यू वेट्स और एक होता है मार्केट वैल्यू वेट्स। एक होता है बुक वैल्यू वेट और एक होता है मार्केट वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू का मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट जैसे फेस ओरिजिनल वैल्यू इक्विटी की हो गई और आपके रिटेन अर्निंग जो ओरिजिनल है उसकी बात हो गई, प्रेफरेंस शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी बात हो गई। जो मार्केट वैल्यू वो है जो उस समय करंट में मार्केट में एग्जिस्टिंग, मान लीजिए कि आपका 10 रुपये का शेयर इशू हुआ था, अब इसमें 15 या 20 रुपये का हो गया तो वो आप मार्केट वैल्यू पर उसकी कैलकुलेशन होगा। बस इतना सा ही इसमें फर्क है। नाउ बोथ ऑफ द अबव टुगेदर इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल वेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वेट। जो दोनों ऊपर के मेथड हैं इनको हिस्टोरिकल वेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। Example from the following capital structure, calculate the overall cost of capital। हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा, बुक वैल्यू मेथड से और मार्केट वैल्यू मेथड में। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज एज फॉलोज। ये सब टैक्स के बाद दिए हैं, इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है यार, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है हमारे पास 14%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 14%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 5%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10%, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 13%। सोर्सेज देखिए, इक्विटी शेयर बुक वैल्यू 45,000, मार्केट वैल्यू 90,000, रिटेन अर्निंग 15,000, रिटेन अर्निंग तो वही रहेगी, प्रेफरेंस शेयर 10,000, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू भी 10,000, डिवेंचर 30,000, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी वही रहेगी। ठीक, जो डिवेंचर्स और रिटेन अर्निंग ये है उनकी वैल्यू वही वही है। अब देखिए जो पहला है हम इसका निकाल रहे हैं क्या, बुक वैल्यू में सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द वेट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। हमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको वेट निकालना है कि उसमें कितना है। टोटल देख लो जरा, टोटल पहले इसका टोटल कर लो। 45,000 और ये 15,000, ये टोटल कितना हो गया 60,000। 60 10 70 70 और 3 1 लाख। 1 लाख में इक्विटी शेयर का कितना वेट है, तो हम उसमें डिवाइड करते हैं 45 डिवाइडेड बाई 0.45। ठीक, आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम क्या करें, इस 0.45 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 14%, तो इसकी वेटेड जो कॉस्ट है वो आ जाएगी, मतलब कि
0.45 इंटू 14, तो ये आपका आ जाएगा 6.30। इसका वेट कितना है? 6.3%। 6.3%। ठीक है ना। इक्विटी शेयर का जो वेट है वो आ गया, जो टोटल कैपिटल है उसमें 6.3%। रिटेन्ड अर्निंग का देखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का वेट कितना है टोटल में? 15,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 0.15। 0.15 का 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वेट कॉस्ट है वो आ जाएगी 1.95। 1.95। ठीक। प्रेफरेंस शेयर का वेट कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो कितना आया? 0.10। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दी हुई है? 10%। तो 10 का 0.10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक। डिबेंचर का कितना वेट है आपके पास है? 30,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, आपको 0.30 आया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 5%। तो वेट कॉस्ट कितना आ जाएगा? 5 इंटू 0.30, दैट इज 1.5%। 1.5%। तो ये हो गया आपका क्या? वेट कॉस्ट। अब इन सबको हम ऐड कर दें। इन सबको हम ऐड कर दें क्या? 6.30, 1.95, 1 और 1.5, ये हम सारा सब कुछ ऐड कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा? आ जाएगा 10.75%। 10.75%। इन सबको ऐड कर पास, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई वो है 10.75%। ये है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10.75%। ठीक। तो इस तरह से हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे के लिए। हेलो, एक सेकंड। डबल 531। हेलो। तो इस तरह से आपका ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हेलो। हाँ, 5531 ये पिन आया था भैया हमारे पास एक में, और मैसेज तो ऐसा कुछ आया नहीं अभी। हाँ हाँ, तो उसमें 5531 पिन है। 5531। एक सेकंड।
क्लास अब ओवर हो गई है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो सब लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज, और सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न।